Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ariba Fatma from new BS syllabus. Today we will discuss an important topic from critical reading and academic writing, the course code EWRT 201. So the topic of our today's discussion is I am read structure of a research report. So जैसे कि आप लोगों को नाम से पता चल रहा है कि ये रिसर्च रिपोर्ट के बारे में है, चीज़ का एक्रोनिम है, इट्स बेसिकली I for introduction, method के लिए M, then R for the results and A for and then D for discussion. ये असल में हम लोग कोई भी जब साइंटिफिक आर्टिकल, कोई थीसिस, कोई रिपोर्ट, किसी किस्म की रिसर्च की जब रिपोर्ट बनाते हैं जैसे कि हम, तो उन चीज़ों के लिए जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं तो उनको स्ट्रक्चर करने का एक फॉर्मेट होता है। फिर इसी तरह से ये असल में इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है कि ये यूजुअली बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है जो आई एम रेड रिपोर्ट मतलब इस फॉर्मेट पे लिखी जाती है और बहुत ही ज़्यादा कंसाइज होती है, यानी इसके अंदर कोई आप एडिशनल डिटेल्स नहीं ऐड करते हैं, जस्ट उसको आप एज इट इज़ मतलब लिखते हैं, ना कम करते हैं ना ज़्यादा करते हैं, और लैंग्वेज को भी जितना आप इजी कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप इजी करके, और अनएम्बिगुअस यानी उसमें कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होती है। देन यहाँ पे आता है कि इसमें आप पर्सनल व्यूज़ जो हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, एंड देन मतलब इसमें किसी भी तरह की फैंसीफुल लैंग्वेज या डिफ़िकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल आपको नहीं करना होता है, सिंप्लिसिटी बरकरार रखनी होती है। सो इसका फर्स्ट जो स्टैंडिंग थी आई फॉर इंट्रोडक्शन, इसमें बताते हैं कि यूज़ इंट्रोडक्शन टू शो दैट यू आर नॉलेजेबल अबाउट योर फील्ड ऑफ स्टडी। देखिए, अगर आप कोई रिपोर्ट है, आपने उसे अप्रूव कराना है, रिसर्च करनी है, और आपने उसे अपने डीन से या अपने HOD से अप्रूव कराना है कि हाँ जी मैं ये रिसर्च कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप उन्हें एटलीस्ट ये यकीन दिलाएंगे कि जी मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, जो इसमें प्रीवियस रिसर्च हो चुकी है मुझे उसके बारे में भी पता है, जितनी इस पर स्टडी हो चुकी है आज तक मैं उसके बारे में भी सारा नॉलेज मेरे पास है, फिर इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन पर क्या स्टडी हो रही है मॉडर्न डेज़ में, और क्या उसमें गैप है, हर चीज़ आप बताएंगे। और फिर जब आप गैप को रिवील करेंगे तो वहाँ पे आप फिर अपनी स्टेटमेंट, अपना कोई रिसर्च क्वेश्चन या अपनी हाइपोथेसिस स्टेट करेंगे कि मैं इस चीज़ पे काम करूँगा टू फिल दिस गैप। सो ये होता है आपका इंट्रोडक्शन। ये मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना होता आपको, जस्ट 1 और 2 पैराग्राफ्स पे इसे कंप्लीट करना होता है। फिर इसी तरह से इट शुड एक्सप्लेन व्हाट वी नो, व्हाट वी आर सर्टेन अबाउट, ये सारी चीज़ें जो मैं पीछे बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद आपने अपनी उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है या समराइज़ करना है, लेकिन इसमें क्वेश्चंस होने चाहिए ताकि जो पढ़ने वाला है वो क्यूरियस रहे। फिर ये क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए इसके अंदर, और कंपैरिजन होना चाहिए पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट के दरमियान में कि क्या हो चुका है, क्या हो रहा है और मैं क्या करूँगा। सो इसको इसके साथ साथ रिलेट करना चाहिए आपके रिसर्च क्वेश्चन, मतलब जिस तरह का आपने रिसर्च क्वेश्चन लिखा है, जिस पे आप काम करने वाले हैं, इसको उसके साथ रिलेट करना चाहिए। देन वी कम टू आवर मेथड सेक्शन, मतलब जो तरीका, जो प्रोसीजर, जो पाथवे आप अडॉप्ट कर रहे हैं टू कम टू योर फाइंडिंग्स और योर रिजल्ट्स, उसके लिए जो आप मतलब तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं आप उनको मेथड सेक्शन में बताते हैं कि आप कैसे मेथड्स के साथ कौन से प्रैक्टिकल्स करके आप अपने रिजल्ट तक पहुँचे हैं। देन कम्स द रिजल्ट सेक्शन। रिजल्ट सेक्शन इज़ बेसिकली द थर्ड वन। आई एम रेड में जैसे R स्टैंड्स फॉर रिजल्ट्स, सो इट्स अ कंपैरेटिवली अ लार्ज सेक्शन ऑफ योर पेपर। पिछले दो जो थे वो 1 या 2 पैराग्राफ्स पे जस्ट होते थे या 3 पैराग्राफ्स, बट जो रिजल्ट सेक्शन है ये थोड़ा इलोंगेटेड हो सकता है, क्योंकि इसमें आपने अपनी फाइंडिंग्स बतानी होती हैं, आपने कोई डाटा डिराइव किया है, आपके पास कोई एविडेंसेस हैं, आपने वो सारा कुछ इसमें शो करना होता है। फिर जो रिजल्ट सेक्शन है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, यानी उसको जो आपने फाइंडिंग्स आपकी हैं, जो आपने कोई एक नई दरियाफ्त की है, आपकी कोई रिसर्च की जो मतलब एक आउटपुट निकली है, उसको इसे प्रेजेंट करना चाहिए मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, और फिर उसकी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, उसका एनालिसिस, और अगर मतलब उसकी कोई कैटेगरीज बन रही हैं तो इसे कैटेगराइज भी करना चाहिए, मतलब वो जिस भी फील्ड में है उसके मुताबिक उसकी जो भी प्रॉपर्टी बन सकती है रिजल्ट सेक्शन में वो मौजूद होनी चाहिए। देन फिर इसमें एक्सप्लेनेशन एबिलिटी होनी चाहिए, जो आपकी फाइंडिंग है उसे एक्सप्लेन करती हो आपका रिजल्ट सेक्शन। फिर इस तरह से इसमें इंटरप्रिटेशन की भी एबिलिटी होनी चाहिए, लाइक आप जो प्रीवियस स्टडीज़ हैं और आपकी फाइंडिंग है इनमें कोई डिफरेंसेस हैं तो ये उन्हें इंटरप्रेट करता हो, उनके बारे में लोगों को बताता हो।
देन इट शुड असेस एंड एवेल्यूएट योर फाइंडिंग्स, यानी आपकी फाइंडिंग्स जो हैं वो माशरे में किस जगह पे स्टैंड आउट कर रही हैं, उनकी असेसमेंट, उनकी इवैल्यूएशन जो है वो आपके रिजल्ट सेक्शन से होनी चाहिए। लाइक आप अगर मतलब किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं तो आप बताएंगे कि मेरी ये रिसर्च जो है वो एजुकेशन की फील्ड में किस तरह से काम आ सकती है, हेल्थ एंड साइंस के फील्ड में किस तरह से काम आ सकती है, या मोर ओवर किसी और इंडस्ट्रियल फील्ड में किस तरह से काम आ सकती है। तो ये आपकी बेसिकली जो रिज़ल्ट्स हैं, ये फाइंडिंग्स हैं, इनकी इवैल्यूएशन हो रही है, उनकी असेसमेंट हो रही है कि हाउ दे आर बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी। देन आपका जो रिजल्ट सेक्शन है, इट इज़ एक्चुअली द एसेंस ऑफ योर पेपर। देन कम द फोर्थ सेक्शन विच इज़ डिस्कशन सेक्शन। हियर यू एक्चुअली डिस्कस योर रिजल्ट्स, या आप उन्हें जनरलाइज कर रहे होते हैं, या उनका और प्रीवियस रिसर्चेस का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, या आप इसमें क्या कर रहे होते हैं कि आपके ही रिज़ल्ट की कोई ऑल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन अगर बनती है तो वो आप डिस्कशन सेक्शन में दे रहे होते हैं। में आप अपने पेपर की स्ट्रॉन्ग और वीक एस्पेक्ट्स दोनों देते हैं। वीक एस्पेक्ट्स देने का असल में मकसद ये होता है कि आप जो फ्यूचर रिसर्च है उसके लिए दरवाजे खोल रहे होते हैं, कि आप मतलब लोगों को और दावत दे रहे हैं कि आप भी इस पे सर्च कर सकते हैं, मेरी जस्ट यहाँ तक थी फाइंडिंग, इससे आगे की रिसर्च जो है वो कोई और कंटिन्यू कर सकता है। तो ये भी बेनिफिशियल होता है और ये इसके काफ़ी अच्छे एस्पेक्ट्स में चला जाता है। देन कम्स इट्स प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। जैसे कि मैं पीछे बता चुकी हूँ कि प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस में आप लोग बेसिकली क्या करेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, आप वो बताएंगे। फिर इसके बाद आप ये भी बताएंगे कि इसी टॉपिक पे, इसी एक डोमेन में मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है या नहीं, और फिर इसी तरह से आपकी जो रिसर्च है उसकी इवैल्यूएशन और असेसमेंट भी हो जाएगी यहाँ पे। सो यहाँ पे कंक्लूजन के लिए ये डायग्राम है दैट हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर। जनरल क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग एक फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं विच इज़ द IMRAD फार्मूला, जिसमें I स्टैंड्स फॉर इंट्रोडक्शन, यू कैन सी इन द डायग्राम, M स्टैंड्स फॉर मेथड्स, R स्टैंड्स फॉर रिजल्ट्स, A फॉर एंड D स्टैंड्स फॉर डिस्कशन। अब जो इंट्रोडक्शन है इसमें अगर हम लोग कंक्लूजन पे पहुँचते हैं, सो इंट्रोडक्शन एक्चुअली स्टेट्स दैट वाई डिड यू डू दैट स्टडी, कि आप ये कर क्यों रहे हैं, आप उसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, वहाँ पे लोगों में क्यूरोसिटी, स्केप्टिसिज्म बढ़ा रहे हैं। फिर इसी तरह से जो मेथड सेक्शन है इसमें आप बताते हैं दैट व्हाट डिड यू डू, आपने किया क्या है, आप अपने रास्ते से मतलब रास्ता कौन सा इख्तियार किया है, और अपने मंजिल तक पहुँचने के लिए आप कहाँ कहाँ से गुजरे हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स आपने अडॉप्ट किए हैं। फिर जो रिज़ल्ट सेक्शन है इसमें आप बताते हैं दैट व्हाट डिड यू फाइंड, कि आपको इसका हासिल क्या हुआ है, आपके रिज़ल्ट्स कैसे आए हैं। फिर उसके बाद जो डिस्कशन सेक्शन है उसमें आप बताते हैं दैट व्हाट डज़ इट ऑल मीन, कि जो आप पीछे सारा कुछ करके आए हैं, जो आपके रिज़ल्ट्स हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, अब इसका मतलब क्या है, इस पर डिस्कशन होती है, उसकी इवैल्यूएशन, उसकी असेसमेंट और उसकी इंपॉर्टेंस सारा कुछ आप डिस्कशन सेक्शन में बयान करते हैं। देन अगर हम इसकी कंक्लूजन पे पहुँचें तो व्हाट आंसर्स यू हैव फाउंड टू योर रिसर्च क्वेश्चन, इफ़ यू हैव अ हाइपोथेसिस, हैज़ इट बीन स्ट्रेंथेंड और वीकेंड और फॉल्सिफाइड, यानी जो आपने इंट्रोडक्शन में अपनी हाइपोथेसिस दी थी वो, उसको आपने जब फाइंडिंग्स के बाद आपका जो रिज़ल्ट निकला है, या तो वो मतलब उसके हक में बात कर सकते हैं, या उसके ख़िलाफ़ जाएंगे, या उसे थोड़ा कमज़ोर कर देंगे। सो ये चीज़ भी आपके IMRAD स्ट्रक्चरिंग में आपको एट द एंड पता चल जाती है। सो आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।